Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examinations. So students, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी पावर्स हैं वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी हुई थी। किस किस में? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, मतलब विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। और हमने देखा था कि इन तीनों बॉडीज़ में कुछ डिफरेंट पर्सन्स होते थे जो कि इन तीनों बॉडीज़ को चलाते थे। तो उसी में से आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव की, और उसमें भी हम बात करने वाले हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि यूनियन का मैक्सिमम पार्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? स्टेट एग्जीक्यूटिव की। यानी कि राज्य कार्यपालिका। अब अगर इसमें हम लोग देखें राज्य की कार्यपालिका में, तो हमें मेनली मिलेंगे 3 लोग देखने के लिए। कौन कौन? एक हमें मिलेगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल, फिर हमें मिलेगी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि राज्य का मंत्रिपरिषद, और इसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं हमारे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। तो ये तीनों लोग मिलके क्या बनाते हैं? ये तीनों लोग मिलके बनाते हैं हमारी स्टेट की कार्यपालिका। ये आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? यूनियन में। जहाँ पे हमने देखा था यानी कि केंद्र में हमें क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट साहब, यहाँ पे हमें मिलती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद, और सीएम की जगह हमें यहाँ पे मिलते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये काफ़ी हद तक दोनों चीज़ें जैसे कि हमारी केंद्र में चलती है वैसे ही हमें हमारी राज्य में देखने को मिलती है। तो लगभग सेम ही है, बट ऐसा सच में है क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। कैसे? कि हमारे पास जो राज्य में गवर्नर की पोस्ट है और जो हमारे पास केंद्र में राष्ट्रपति की पोस्ट है, अगर हम इन दोनों में सिमिलैरिटी देखें या डिफरेंसेस देखें, तो जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या? कि जो गवर्नर होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे नॉमिनेटेड यानी कि ये होते हैं हमारे नामित, या हम कह सकते हैं मनोनीत। ठीक है, मतलब इनको ना तो किसी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू और ना ही किसी इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनको इस पोस्ट पे लाया जाता है, ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष। कोई भी इलेक्शन इनके लिए कंडक्ट नहीं करवाया जाता, बल्कि इन्हें तो सीधा नॉमिनेट कर दिया जाता है। और किसके थ्रू नॉमिनेट कर दिया जाता है? इन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता है राष्ट्रपति जी के थ्रू। किसके कहने पर? सीओएम और पीएम के कहने पर इन्हें सिर्फ नॉमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों बॉडीज़ की बात करूं, यानी कि राज्य के मंत्रिपरिषद की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, राष्ट्रपति की बात करूं, या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर पीएम, इन पांचों को कैसे हमारे ये पावर में आते हैं? ये आते हैं हमारे पावर में इलेक्शंस के थ्रू। अब चाहे ये इलेक्शन डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन इन सब के लिए होते हैं इलेक्शंस। जबकि जो गवर्नर होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं? केवल और केवल नॉमिनेटेड होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जिस राज्य के गवर्नर होते हैं उससे इनका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि इनसे जनता का कोई कनेक्शन भी नहीं है किसी राज्य का, लेकिन फिर भी हमने इनको क्या बना दिया? अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, यानी कि संवैधानिक मुखिया। ठीक है, तो हमने इनको क्या बना दिया? संवैधानिक मुखिया बना दिया। मतलब अब ये इस पर्सन का उस स्टेट से कोई लिंक अप ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें इतनी ऊंची पोस्ट दे दी गई। ठीक है, ये तो बहुत डिस्प्यूट वाली बात है कि भाई सब लोग, जितने भी लोग हमारे चुन के जा रहे हैं इतने ऊपर लेवल तक, वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर इनको हमने ऐसे क्यों नॉमिनेट कर दिया गया प्रेसिडेंट के थ्रू? क्या बात रही थी?
ठीक है, इसको मेनली हमें समझना है। देखो बाकी तो जितने भी आर्टिकल्स हैं इनकी पावर्स क्या है, कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, वो आपको चीज़ें कहीं भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो मेन समझने वाली बात है कि आखिर इस गवर्नर के ऑफिस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, कौन से आर्टिकल में, ये हमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 162 में। और क्या दिया गया है आर्टिकल नंबर 162 में, सॉरी 152 में, कि हमारे पास गवर्नर का एक ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों कही गई, यही हमें आज इस पूरे लेक्चर में समझनी है। अब देखो ऐसा क्यों करा गया कि हमने किसी भी पर्सन को उठा के राज्यपाल बना दिया, नॉमिनेट कर दिया गया प्रेसिडेंट के थ्रू, और उन्हें हमारा बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्यों ज़रूरत पड़ी, देखो क्योंकि इन्हें करना था डुअल रोल, यानी कि इन्हें निभानी थी एक दोहरी भूमिका। अब दोहरी भूमिका किस तरीके से कि एक तो है हमारा यहाँ पे, मान लीजिए एक है हमारा यहाँ पे केंद्र, ठीक है। अब इस केंद्र को इस राज्य पर भी तो किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना था, इस राज्य का भी तो किसी ना किसी तरीके से ध्यान रखना है कि जो राज्य अपना फंक्शन कर रहे हैं, स्टेट के जो सीएम है वो अपना फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं क्या वो अपना काम ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो केंद्र को उस पर जब चेक रखना था, ठीक है, तो कंट्रोल रखना था, तो इन्होंने क्या करा, गवर्नर को अपॉइंट कर दिया, यानी कि राज्यपाल को अपॉइंट कर दिया गया हर एक स्टेट में। ठीक है, यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो राज्यपाल हैं ये इन दोनों के बीच में किस तरीके से काम करेंगे, ये इन दोनों के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करेंगे, यानी कि पुल का काम करेंगे। यानी कि अब जो राज्यपाल का काम क्या हो गया, राज्यपाल का काम ये हो गया कि वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे कि आखिर जो हमारे स्टेट में एग्जीक्यूटिव वर्क है, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसीलिए हमें हर स्टेट में गवर्नर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके पद की। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट ही आर्टिकल में एक बात और बोली गई, आर्टिकल नंबर 153 में, और उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बोला गया कि एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हमारे पास एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, और ये वाली चीज़ हमारी आई थी 42nd अमेंडमेंट के बाद। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट से पहले क्या था कि एक स्टेट के एक ही राज्यपाल होते थे, लेकिन इसके बाद इस तरीके से होने लगा कि एक स्टेट के दो स्टेट्स के एक ही राज्यपाल भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही हमारे आर्टिकल नंबर 152 और 153 की। अब हम चलते हैं आगे कि आखिर यूनियन ने जो हमारी यहाँ था डुअल रोल था ये क्यों स्टार्ट किया। ठीक है, ये क्यों हमें देखने को मिलता है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमें देखने को एक रीज़न इसका ये भी है कि जब लास्ट 200 ईयर्स से ब्रिटिश का हमारे ऊपर क्या था, राज था। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो गवर्नर ही तो अपॉइंट करते थे। आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखा होगा, आपने गवर्नर जनरल के नाम सुने थे, बाद में जिस पोस्ट को चेंज करके वाइसरॉय कर दिया गया था। तो जो गवर्नर होते थे ये क्या काम करते थे, ये पूरा का पूरा अपना कंट्रोल रखते थे किसके ऊपर, हमारे स्टेट्स के ऊपर जहाँ पे भी ये राज करते थे। ठीक है, तो अब इतने सालों से हमारे अंदर ये टेंडेंसी आ गई थी कि जो गवर्नर है इसको पावर दे दी गई स्टेट्स के बारे में कि आप इस पे बैठ के रूल करोगे। ठीक है, लेकिन अब जो मेन पॉइंट आता है समझने वाला वो ये आता है कि चलो ठीक है भाई, हमने गवर्नर की पोस्ट को एज इट इज़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने गवर्नर को इसलिए रखा कि वो केंद्र से एक तरह से राज्य को चेक कर सके। ठीक है, केंद्र को हमारी रिपोर्ट बना के दे सके। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आई कि भाई गवर्नर को हमने नॉमिनेट ही क्यों करा, हमने इनका इलेक्शन क्यों नहीं करवा दिया गया। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू हमने इनको क्या कहते हैं, स्टेट का राज्यपाल क्यों नहीं बनाया गया। बात आती है ये, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आर्टिकल नंबर 163 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 163 हमसे ये कहता है कि हमारे पास स्टेट में क्या होगा, स्टेट में होगी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि स्टेट में होगा एक मंत्री परिषद जो कि किसके द्वारा हेड होगा, जो कि हेड होगा वहाँ के सीएम के द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा। और अब ये जो गवर्नर है ना, ये बाइंड है, ये बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, इनकी एडवाइस से, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बंधा हुआ है कि अभी जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये
गवर्नर को हेल्प करेंगे किसी न किसी डिसीजन को लेने में, और जो हमारे गवर्नर हैं वो इसे बाइंडिंग है यानी कि बंधे हुए हैं। तो देखो अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने समझी, हमें ये समझ में आया कि चलो भाई ठीक है, केंद्र ने अपना एक क्या कहते हैं कोई किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया ताकि वो राज्य पे नज़र रख सके, उसके काम को चेक कर सके, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, इसको बाउंड भी कर दिया कि भाई ये जितना भी काम करेगा और क्या कहते हैं मंत्री परिषद के अनुसार करेगा, जिसको कि किसके द्वारा हेड किया जाता है, सीएम के द्वारा हेड किया जाता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई, ठीक है, गवर्नर के लिए हमें प्रॉब्लम कहाँ आई, गवर्नर के लिए प्रॉब्लम हमें यहाँ आई कि एक बार तो हमने ये चीज़ बोल दी कि जो गवर्नर है हमारे बाइंड है यानी कि बंधे हुए हैं किसके एडवाइस पर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। वहीं हमने क्या करा, गवर्नर को कुछ और पावर्स भी दे दी जिनको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब देखो अगर इस डिस्क्रिशनरी पावर्स को हम बिल्कुल आम लैंग्वेज में समझें तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वो पावर्स हैं जिसमें गवर्नर कहता है भाई मेरी मर्जी, जो मेरे मन में आएगा मैं उस तरीके से डिसीजन ले सकता हूँ और मेरे पे किसी तरह की कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अब चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती है कि हमने उस पर्सन को कुछ पावर्स दे दी, बाकी चीज़ों में तो वो बाइंडिंग है ही, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये आई कि गवर्नर ने ये कह दिया कि अगर मान लीजिए कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी पावर को लेके, किसी डिसीजन को लेके कि भाई वो बाइंडिंग है या फिर डिस्क्रिशनरी है, कहीं पे कोई सीएम या फिर गवर्नर के बीच में विवाद हो जाता है, तो ध्यान रखना ये जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है इसके पास ज़्यादा पावर होती हैं। जिस तरीके से अगर गवर्नर कह देगा कि भाई मुझे आपकी एडवाइस इस केस में नहीं माननी, तो ये बात ठीक हो जाएगी और जो गवर्नर का डिसीजन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा हमारा फाइनल डिसीजन। अब यहाँ पे तो एक ऐसा लग रहा है कि भाई एक तरह से जो सेंटर ने डायरेक्ट अपना कंट्रोल कर रखा है स्टेट पे। कैसे लगता है आपको, मान लो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसने किसी गवर्नर को किसी स्टेट में नियुक्त कर दिया, ठीक है, अब गवर्नर जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब सीएम ने यहाँ पे कहा कि भाई ठीक है, तुमने एक पर्सन को हमारे ऊपर नियुक्त कर दिया, उसको मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया, चलो ठीक है, समझ में आता है। मुझे ये भी समझ में आया कि चलो उसका मेरे लोगों से कोई लिंकअप नहीं है, ये भी बात मुझे समझ में आई। लेकिन अब आपने इसको डिस्क्रिशनरी पावर भी दे दी जो कि बाइंडिंग पावर्स के ऊपर कभी कभी सुप्रीम हो जाती हैं, जहाँ की गवर्नर ये बोल देता है कि भाई इस केस में मेरी ही मर्जी चलेगी, ठीक है। अब बात आती है, हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं, हमने इस एक पर्सन को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया तो शायद उसकी कुछ खास पॉलिटिकल अचीवमेंट होंगी या फिर कुछ खास क्वालिफिकेशंस रखी गई होंगी उसके लिए। तो ऐसा भी कहीं देखने को नहीं मिला। जैसे कि बस सिंपल ये बोला गया है उनके बारे में कि एक तो वो इंडिया के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स की एज उन्होंने कंप्लीट कर रखी हो, और तीसरी बात उनके बारे में बोली गई कि वो किसी भी सदन के, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, उसके मेंबर नहीं होने चाहिए। मतलब ना तो वो लोकसभा के, ना वो राज्यसभा के, ना वो विधानसभा के और ना ही विधान परिषद के किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। और चौथी बात बोली गई कि वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब उनकी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब देखने में तो ऐसा ही हमें लग रहा है ना कि कोई गवर्नर के बारे में कोई खास क्वालिफिकेशन तो थी नहीं, कोई खास पॉलिटिकल अचीवमेंट तो थी नहीं, बस इतना ही है पॉलिटिकल अचीवमेंट कि भाई वो यूनियन की सारी बातें माने और यूनियन के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें स्टेट्स को लेकर, ठीक है। अब बात आती है इनके टर्म की। तो हमें लगा कि भाई जैसे सारे ऑफिसेस का टर्म फिक्स होता है हमारा लगभग 5 सालों का, इनका भी फिक्स होना चाहिए 5 सालों का। तो ऐसा है कि 5 सालों का होता है, लेकिन अब इसमें भी आ जाती है कंडीशन। क्या कंडीशन आ जाती है, तो कंडीशन ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं यानी कि जिन्होंने इनको नियुक्त किया होता है वो इनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में भी कोई ग्राउंड्स हमें नहीं दिए हुए स्पेसिफिकली कि वो क्या रीजंस है जिसके लिए गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मतलब इनका कार्यकाल कितना रहता है, इनका कार्यकाल रहता है जितना कि हमारे प्रेसिडेंट चाहें, यानी कि एक लाइन लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है, ये गवर्नर अपनी सीट्स पर रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है, हमने अभी तक देखा कि गवर्नर को हमने नॉमिनेट रखा, तो अगर आप लोग के दिमाग में ये चल रहा हो कि चलो भाई ठीक है नॉमिनेट तो हमने रख लिया, तो क्यों ना इनको हम इलेक्शन के थ्रू ले आए स्टेट में गवर्नर बना के, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो उसमें भी दिक्कत है। अब वो क्या, उसको समझते हैं। देखो
मान लो इस तरीके से है हमारे पास इंडिया, और यहाँ पे हमारे यहाँ कोई स्टेट है, और इस स्टेट में अब हमने 3 पोस्ट बना दी। एक बना दी हमने गवर्नर यानी कि राज्यपाल, एक हमने बना दी सीएम की पोस्ट यानी कि मुख्यमंत्री, और एक हमने बना दिया मेन जो बॉडी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। और तीनों को ही हमने क्या करा, तीनों को ही हमने इलेक्शंस के थ्रू इनको अपनी पोस्ट दे दी। तो देखो क्या दिक्कत आएगी, सीएम और गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल है और मुख्यमंत्री हैं, पहली बात तो उसमें ये दिक्कत आ जाएगी कि अब हेड कौन बनेगा, रियल हेड कौन बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन बनेगा, क्योंकि अब डायरेक्टली इन्हें जनता ने चुन के भेजा हुआ है वहाँ पे। देखो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जैसे कि केंद्र के केस में पूछा जाता है कि जो संवैधानिक हेड हैं वो तो होते हैं हमारे गवर्नर, या फिर अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि हेड कौन होता है स्टेट का, तो वो भी आएगा गवर्नर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रियल हेड कौन होते हैं यानी कि वास्तविक जो हेड होता है स्टेट का वो कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। जैसे कि हमने सेंटर में देखा था पीएम के केस में कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो तो प्रेसिडेंट होते थे, लेकिन अगर हम वास्तविक हेड की बात करें तो वो कौन थे, हमारे पीएम थे। तो चलो वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर हमने इनको क्या कर दिया, इलेक्शन के थ्रू स्टेट में अपॉइंट कर दिया इन तीनों को, तो देखो क्या होगा, अब यूनियन का तो कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं रहा, केंद्र का तो कोई कंट्रोल नहीं रहा। भाई ये लोग ये नहीं सोच सकते एक बार को कि गवर्नर हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी, यहाँ के लोग हमारे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो हमें यहाँ पे इलेक्ट करके भेजा है। तो एक काम करते हैं, हमें यूनियन से मतलब ही क्या है, हम यूनियन से सेपरेट हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। तो आप सोच के देख रहे हो कि कितनी दिक्कतें आ सकती हैं अगर हमने गवर्नर को इलेक्शंस के थ्रू वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। तो एक रीज़न ये भी है कि हम गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उनको कोई भी इलेक्शंस नहीं करवाते, ठीक है, कि जो स्टेट हैं उनमें कहीं अलगाव की स्थिति ना आ जाए, और दूसरी बात कि इन दोनों में कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना खड़ा हो जाए कि किसके पास कौन सी पावर्स होंगी। क्योंकि अब यहाँ पे तो हमने कहाँ से गवर्नर को सारी पावर मिली हुई है, यूनियन से सारी पावर मिली हुई है, और स्टेट की जितनी पावर है वो है हमारी मुख्यमंत्री के पास। तो यहाँ पे कोई विवाद का पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी शक्तियों की, लेकिन उससे भी पहले हम जान लेते हैं एक बार कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, कौन से आर्टिकल में राज्यपाल के लिए क्या क्या दिया हुआ है। अभी तक हमने स्टूडेंट्स इतना देख लिया कि राज्यपाल आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें बनाने की, क्यों इस पद की हमें किसी स्टेट में ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से ये अपनी फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नर है उसके बारे में हमें दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 152 से लेके 161 तक, जिसमें कि 152 और 153 हम देख चुके हैं। 152 में हमें बताया गया किसके बारे में, इनकी पद के बारे में, कि गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए। फिर 153 में हमें ये बताया गया कि एक गवर्नर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर उसको अपॉइंट किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 154, जिसमें कि हमें बताया गया है गवर्नर की पावर्स के बारे में। जिस तरीके से सेम टू सेम हम लोगों ने प्रेसिडेंट की पावर देखी थी कि लेजिस्लेटिव पावर थी उनके पास, एग्जीक्यूटिव पावर थी यानी कि विधायी शक्तियां थी, वित्तीय शक्तियां थी, ऐसे ही इसी तरीके से अभी हम राज्यपाल की शक्तियों को भी देखेंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 156 में इनका कार्यकाल, यानी कि इनके आते हैं टर्म्स, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिर आता है 157 में इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी कि योग्यता के बारे में, तो वो भी अभी तक हम लोगों ने देख ली कि कोई ऐसी खास योग्यता नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 159, और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है जो कि है इनकी शपथ का, यानी कि अब इन्हें ओथ कौन दिलवाएगा। देखो अब इस चेन को आप अच्छे से समझोगे कि इन्हें ओथ कौन दिलवाता है। अभी अभी हमने देखा कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, वो अपॉइंट कर रहे हैं हमारे गवर्नर को, और जो गवर्नर है वो अपॉइंट कर रहा है किसको, वो अपॉइंट कर रहा है हमारे सीएम को, ठीक है। और ये जो सीएम है ये किसको अपॉइंट करते हैं, सॉरी सीएम अपॉइंट नहीं करते, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पे, ये करते हैं हमारे सीएम की एडवाइस पर। किसको अपॉइंट करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो बात आती है कि जब सीएम की पोस्ट तो स्टेट में
ठीक है, गवर्नर से छोटी हो गई एक तरह से, तो गवर्नर को शपथ कौन दिलवाएगा? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर को जो शपथ दिलवाने का काम होता है वो होता है उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज का। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर को शपथ यानी कि ओथ कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाते हैं उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जज होते हैं, वो उनको शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर हमारा 161, जिसमें कि बताया गया है इनकी क्षमादान की शक्तियों के बारे में, यानी कि जो इनकी मर्सी होती थी उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इनसे रिलेटेड, वो है आर्टिकल नंबर 213, जिसमें हम बात करेंगे इनकी ऑर्डिनेंस पावर की। बिल्कुल सेम वही ऑर्डिनेंस पावर जो हमने प्रेसिडेंट के केस में देखी थी, यानी कि जो है हमारी अध्यादेश की शक्ति। और एक जो लास्ट आर्टिकल इनसे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 333। तो आर्टिकल नंबर 333 क्यों कैसे रिलेट करता है हमारे गवर्नर से? वो ये कहता है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करते थे लोकसभा में, इसी तरीके से जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट कर सकते हैं। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधानसभा में। ठीक है, तो अब हमने 159 तक देख ली अपने आर्टिकल्स, अनुच्छेदों को। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 161 की तरफ। तो 161 में बिल्कुल वही इनके पास क्षमादान की शक्तियां हैं जैसे कि हमने प्रेसिडेंट साहब के पास देखी थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कहाँ पर? 2 शक्तियों में। एक तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास 2 शक्तियां ज़्यादा हैं, किससे? गवर्नर साहब से, कि अगर मान लो किसी को मौत का प्रावधान है, किसी को फांसी की सज़ा मिली हुई है, तो वो उसे मुक्त कर सकते हैं। और दूसरा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब कोर्ट मार्शल केसेस में इंटरफेयर कर सकते हैं, जबकि जो गवर्नर साहब हैं वो कभी भी कोर्ट मार्शल केसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब कोर्ट मार्शल केसेस हमारे वो होते हैं जो चलाए जाते हैं जो हमारे इंडियन मिलिट्री, नेवी और एयर फोर्स है, जो वहाँ के केसेस होते हैं, उसमें किसी भी तरीके का हमारे जो गवर्नर हैं वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अब हम मेनली बात करते हैं इनकी पावर्स के बारे में। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस वाली जो पावर है और ये जो एंग्लो इंडियन वाली पावर है, ये सब हमारी 154 वाली पावर में ही कंप्लीट हो जाएंगी, उसी के अंदर कवर हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं इनकी शक्तियों की तरफ कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो देखिए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब के पास हमारे पास होती थी विधायी शक्तियाँ होती थी, कार्यपालिका शक्तियाँ होती थी, मिलिट्री पावर्स होती थी, या फिर क्या कहते हैं वित्तीय शक्तियाँ होती थी, उसी तरीके से हमारे गवर्नर साहब को भी कुछ शक्तियाँ मिली गई हैं और उनके बारे में क्या करके अब हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, यानी कि इनकी विधायी शक्तियों के बारे में। अब देखो, विधायी शक्तियाँ जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब के पास थी, कौन कौन सी थी? कि जो हमारे संसद के दोनों सदन होते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो उनको बुलाते हैं, और जो उनको बर्खास्त करने का काम होता है किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। इसी तरीके से जो हमारी विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, उसको बुलाने का काम, उसके ज्वाइंट सेशन का काम, ये किसका होता है? ये भी होता है हमारे गवर्नर साहब का। फिर बात आती है अध्यादेश की, यानी कि ऑर्डिनेंस पावर की। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट को जो पावर मिली हुई है हमारे, वो मिली गई है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, वहीं हमारे गवर्नर साहब को पावर मिली गई है ऑर्डिनेंस की आर्टिकल नंबर 213। देखो, दोनों साथ में याद रखना, आसानी होगी आपको याद रखने में। अब ये जो ऑर्डिनेंस पावर है ये क्या कहती है? ये कहती है कि मान लीजिए जब हमारा विधानमंडल कार्यकाल में नहीं है, यानी कि सत्र में नहीं है, तो और अगर उस टाइम कोई इमरजेंसी आ जाती है या गवर्नर को लगता है कि किसी बिल को एक्ट बन जाना चाहिए, तो जो हमारे गवर्नर हैं वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं, और वो जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है। लेकिन अब इसके साथ एक कंडीशन होती है कि इस बिल को 6 हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे ही हमारा सत्र शुरू होगा उसी के 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको बहुमत से पारित होना होगा, नहीं तो ये जो अध्यादेश है यहीं के यहीं खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब और अगर हम इनकी विधायी शक्तियों की बात करें, तो जैसे कि प्रेसिडेंट साहब बजट पेश करने के लिए कहते हैं एनुअली, ऐसे ही गवर्नर साहब, ठीक है, जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि जिसकी सरकार होती है राज्य में, उसको बोलते हैं बजट पेश करने के लिए। ठीक, तो
तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे वहाँ पे था ऐसे ही यहाँ पर है। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी तरीके का कोई फंडिंग है, कोई पैसे हमें निकालने हैं, किसी पैसे को ग्रांट करवाना है, तो जिस तरीके से वहाँ पर प्रेसिडेंट के साइन होने ज़रूरी थे, ऐसे ही यहाँ पर गवर्नर के साइन होने ज़रूरी हैं, तभी कोई पैसा किसी को हम फंडिंग कर सकते हैं। तो ये थी इनकी कुछ विधायी शक्तियाँ। अब हम चलते हैं इनकी फाइनेंशियल पावर्स के बारे में, यानी कि इनकी वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो जिस तरीके से संसद में जब मनी बिल हमारा आता था, तो मनी बिल के लिए यानी कि जो हमारा होता था धन विधेयक, उसके लिए हमें प्रेसिडेंट साहब को पहले इन्फॉर्म करना होता था, पहले उनसे उस बिल पे साइन लेने होते थे। सेम अगर हमें स्टेट में कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, कोई मनी बिल पेश करना है, तो उसके लिए हमें गवर्नर साहब से पहले ही परमिशन लेनी होगी। और जो है कि बजट के लिए भी हमें पहले से ही इनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो मनी बिल के केस में और एक बजट पेश करने के केस में, दो केसों में हमें पहले से ही गवर्नर साहब की प्रायर इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, इसके बाद आती हैं इनकी जुडिशरी शक्तियाँ। तो जुडिशरी शक्तियों में जो कि हमने देखी थी इनकी क्षमादान की और कोर्ट मार्शल के केस में, दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इन्हें प्रेसिडेंट से थोड़ी कम शक्तियाँ मिली गई हैं। बाकी जो तीनों केसेस थे हमारे कि ये किसी की सज़ा को आधी कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, वहाँ पे इन दोनों की कंडीशंस एकदम सेम है। लेकिन एक कंडीशन और आ जाती है जुडिशरी में, यानी कि न्यायिक शक्तियों में। वो क्या कि जो गवर्नर है ना, वो तभी तक इंटरफेयर कर सकते हैं कि अगर वो स्टेट का मामला है। अगर वो स्टेट से बाहर का मामला है, तब उसमें उस स्टेट के गवर्नर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकते। इसके बाद आती हैं इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है कि ये किस किस को नियुक्त करेंगे। देखो, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब नियुक्त करते थे किस किस को, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते थे, उसी तरीके से ये स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेंगे। यानी कि जो हमारे राज्य के निर्वाचक आयोग के हेड होते हैं, उसको कौन नियुक्त करेंगे? हमारे गवर्नर नियुक्त करेंगे। फिर जो हमारा बजट पेश होता है, जो हमारे फाइनेंशियल एक तरह से मंत्री होते हैं, ठीक है, उनको कौन नियुक्त करता है? उनको भी हमारे गवर्नर साहब नियुक्त करते हैं। फिर जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति होते हैं, वैसे तो जो गवर्नर होता है ऑफिशियल रूप से वही कुलपति होता है, लेकिन एक कहते हैं ना कि वाइस, जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो भी वाइस कुलपति भी चुने जाएंगे, उप कुलपति जिसे हम बोलते हैं। तो उसे कौन चुनता है? उसे भी हमारे गवर्नर साहब ही चुनते हैं। इसके बाद राज्य में जितने भी हमारे लोक सेवा आयोग होते हैं, यानी कि जो हमारा होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो हेड होते हैं उसको भी कौन अपॉइंट करता है? उसको भी हमारे गवर्नर साहब। अब क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारा है लोक सेवा आयोग, यानी कि जो स्टेट का होता है, जैसे कि हमारा है यूपी पीएससी, ठीक है, और सेंटर पे हमें देखने को मिलता है यूपीएससी। तो इसके जो हेड होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। वहीं अगर यूपी पीएससी के हेड हैं, तो इसको कौन अपॉइंट करेगा? इसको अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर। फिर ऐसे ही जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनके जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है? वो भी हमारे गवर्नर करते हैं। लेकिन अब जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बनता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ना कि गवर्नर। ठीक है, गवर्नर इनको नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारा एचसी जज होते हैं, यानी कि जो उस स्टेट के हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो तो गवर्नर को ही क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसको शपथ क्या कहते हैं, अपॉइंट करते हैं? वो हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करते हैं और गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो गवर्नर को क्या दिलवाते हैं? वो गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद आती है इनकी इमरजेंसी पावर, यानी कि आपातकालीन शक्तियां। तो देखो, अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो इनकी आपातकालीन शक्तियां केवल इतनी होती हैं कि इन्हें किसी भी स्टेट की रिपोर्ट देनी होती है यूनियन को जाके कि भाई उस स्टेट की जो हमारी मशीनरी है, यानी कि जो उनकी सरकार है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो प्रेसिडेंट साहब आप आ जाइए और यहाँ पे इमरजेंसी पावर लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पे गवर्नर्स रूल लगा दीजिए। कहने को तो ये गवर्नर्स रूल के नाम से होता है, लेकिन जो इसमें डायरेक्टली कंट्रोल स्थापित हो जाता है किसी स्टेट पे, वो हो जाता है यूनियन का, यानी कि
केंद्र का। और अगर हम इनके मिलिट्री पावर्स की बात करें तो ऐसा इनके पास कोई मिलिट्री पावर्स नहीं होती है, ना ही कोई डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब होता है कि जो एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ वार्ता होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें वो किसी भी तरह की पावर सेने में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी बात रही हमारे गवर्नर की कि गवर्नर की पोस्ट क्या है, गवर्नर किस तरीके से काम कर रहा है, गवर्नर के पास क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन फिर भी गवर्नर को लेके हमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारी जगह पर शिल की जगह स्टूडेंट्स मे वर्ड का यूज़ देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है इस बात का, देखो जहाँ पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेल वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब है कि ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अगर कहीं पे मे वर्ड का यूज़ हो रहा है तो मतलब वो चीज़ कंफर्म नहीं हो पाती है। तो गवर्नर के केस में हमें बहुत सारी जगह पे मे का यूज़ देखने को मिलता है, जैसे कि कौन नॉमिनेट होगा गवर्नर की पोस्ट पर, इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। इनकी डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि जो हमने देखा था मेरी मर्जी वाली पावर्स, उनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। फिर ना ये दिया हुआ कि प्रेसिडेंट इनको किस किस चीज़ के लिए रिमूव कर सकता है इनकी पोस्ट से, ना ही इनके ट्रांसफ़र के बारे में कुछ बताया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें एक तरह से हम कह सकते हैं शेडो में रखी गई हैं, ग्रे एरिया में रखी गई हैं, जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, अब ये तो थी इनके ऑफिस की बात। और जिस तरीके से हम प्रेसिडेंट को एक बात बोलते थे कि ये रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, तो गवर्नर भी एक तरह से हमें यही लगता है कि वो रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसने यूनियन की कोई बात नहीं मानी तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट साहब उसे आके हटा देंगे। बल्कि इनके बारे में तो मजाक में या सरकास्टिकली एक बात भी बोली जाती है कि जो गवर्नर होता है ना, एक तरह से यूनियन का एजेंट होता है जो कि स्टेट में आके बैठ जाता है, जो कि गलत बात है। लेकिन क्योंकि इनके फंक्शंस हमें इसी तरीके से दिखाई देते हैं तो ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और गवर्नर की पोस्ट की जो सबसे ज़रूरी बात हमें दिखाई देती है, जो समझ में आती है, वो ये कि जब हमारा जो देश था आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे सारे स्टेट्स बहुत अनस्टेबल थे, तो उनको एक धागे में बांध के रखने के लिए, उनको एक साथ रखने के लिए इस गवर्नर की पोस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ी। क्योंकि तभी यूनियन अपना डायरेक्ट रूल एक तरह से स्थापित कर सकता था इन स्टेट्स पर, तभी इन स्टेट्स को सारों को साथ में रखा जा सकता था। तो ये थी हमारी सारी की सारी गवर्नर के बारे में, उनके पोस्ट के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।